सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्य। 12th स्टैंडर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था। लास्ट सेशन न्यूमेरिकल का बाकी रह गया था, उसके थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। और एक चीज़ और कि मैंने जैसा लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं किरचॉफ्स लॉ का एक जो न्यूमेरिकल बाकी है वो डिस्कस करूंगा, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा। लेकिन मैंने प्लान में थोड़ा सा चेंज ला दिया है। मैं चाहता हूं एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स अलग से करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन साथ में खत्म कर देते हैं, ठीक है, मिक्सअप नहीं करते हैं। बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा मजा आएगा। तो बातें बंद करते हैं, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है मेरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं पहले डायग्राम बना दूं, ठीक है। यू 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 फिर कुछ ऐसे। अच्छा चलो एक सेल ही है, सेल बना देते हैं बैटरी के सिंबल में। कई बार ये लोग क्या करें, अपन करना पड़ेगा, जो लिखा है भाई उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। ये वाला पता नहीं क्या है, ये वाला पता नहीं क्या है, ये वाला पता नहीं क्या है, क्या पता नहीं, पता तो है, रजिस्टर तो है, इसमें कौन सी अनोखी बात है। ओके चलो कितना है ये भाई, 10 ओम है, ये भाई साहब 5 ओम के हैं, ये भाई साहब 5 ओम है, ये भाई साहब 10 ओम है। ओके नाम भी कुछ लिखा हुआ है यहाँ से, ABCD। ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी रखी है और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसका मेजरमेंट है 10 ओम, यानी कि इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। करंट के डायरेक्शन सारे के सारे मेंशन कर रखे हुए हैं अपन को पहले से ही, तो जो इन लोगों ने डायरेक्शन दिया है वो लेना पड़ेगा। अच्छा इधर भी है, ये कितना ओम है भाई, ये 5 ओम है। और यहाँ भी करंट आ रहा है, यहाँ भी करंट आ रहा है। अरे भाई करंट ही करंट है, करंट ही करंट है, करंट ही करंट है, इतना करंट लगना जाए भाई। बोला डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। इस नेटवर्क के हर ब्रांच में कितना करंट है आपको ये निकालना है, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। मान लो ये सेल ने 10 नहीं, आई वैल्यू का करंट भेजा, ठीक है। ये तुम्हारा करंट है आई वैल्यू का। ये करंट यहां पहुंचा, यहां से दो पार्ट्स में बट गया, है ना। मान लो इस वाले में गया I1 और इस वाले पार्ट में गया I2। अब ये मत बोलना कि सर पिछले बार तो आपने बताया था कि एक I1 गया तो ये I गया था, I1 यहाँ गया तो यहाँ ले लो I माइनस I1, है ना। गलत नहीं बोल रहे हो तुम, सही बोल रहे हो। लेकिन यहाँ पर देखो बच्चों, कोई खास फर्क नहीं पड़ जाने वाला। आगे देखो अभी पता चल जाएगा कि कुछ भी कर लो आप, 3 वेरिएबल्स आने ही वाले हैं, आपको 3 वेरिएबल का यूज करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो यहाँ I माइनस I1 लिख के और कॉम्प्लिकेटेड करने का मतलब नहीं, इसलिए I1 I2 मैंने नाम दे दिया। क्लियर है। अच्छा अब यहाँ से ये I1 गया, जब यहाँ पहुँचा तो ये I1 फिर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो मान लो यहाँ जो आया उसको मैंने नाम दे दिया कितना, I3। क्या नाम दे दिया मैंने, I3। अब ये I1 जो यहाँ गया है उसमें से I3 यहाँ चला गया, तो यहाँ बोल देता हूँ कितना है ये, I1 माइनस I3। अब यहाँ एक I4 मत ले लेना, तो फिर 4 वेरिएबल हो जाएंगे, नौटंकी चालू हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया I1 माइनस I3। बोलोगे अभी भी 4 वेरिएबल तो कर दिया आपने, I1 I2 I3 और ये I, है ना। पर ये I हो जाएगा एडजस्ट, ये तो बाहर है ना अभी, ठीक है। हमको तो ये सर्किट्स में घुमाना है, तो यहाँ से हम 3 वेरिएबल में हमारा काम चल जाएगा, टेंशन नहीं है। अब देखो ये I3 यहाँ पर आया और ये I2 यहाँ पर आया, है ना। ये दोनों यहाँ पर आकर मिल जाएंगे, तो यहाँ जो इस ब्रांच में करंट होगा कितना होगा, I2 प्लस I3, है ना। अब देखो I2 प्लस I3 यहाँ पर आया और यहाँ पर I1 माइनस I3 आया, I1 माइनस I3 आया और कौन आया, I2 प्लस I3 आया, दोनों मिल गए। तो क्या हुआ, माइनस I3 कैंसिल होकर क्या बचा, I1 प्लस I2 बचा, है ना। तो यहाँ कंबाइन होकर बना I1 प्लस I2, है ना। और वो I1 प्लस I2 आपका है क्या, I ही तो है, I ही तो है ना। ये I ही तो गया था, I1 और I2 में डिवाइड हुआ था, तो यहाँ I1 और I2 मिल गया, मतलब I ही तो मिल गया, है ना। तो मैंने पूरा KCL अप्लाई कर दिया, ठीक है। क्लियर है। ओके अब मैं लगाऊंगा क्या, KVL, ठीक है। अच्छा KVL लगाने के पहले चलो KCL का लिख दो। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, ये 9 है ना शायद, हाँ 9 है, क्वेश्चन 3.9। ओके तो बाय KCL I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है। I1 प्लस I2 था मेरा, है ना। एंड ऑल अदर करंट्स आर एज शोन इन द सर्किट। हमने दिखा दिया, पूरा सबका लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारा सर्किट में लिख रखा है हमने। ओके तो सबसे पहले अपन इस लूप के लिए घुमाते हैं, अप्लाइंग KVL इन
कौन सा लूप ले रहा हूँ मैं, ए बी डी ए बी डी ए। क्या होगा देखो, यहाँ से स्टार्ट करो, आप इधर जा रहे हो ठीक है, सॉरी, आप ऐसे घूम रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ से ऐसे जाओगे, है ना, करंट के डायरेक्शन में जाओगे। जब करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो कैसे लेते हैं पोटेंशियल को, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव लेते हैं, है ना, करंट के डायरेक्शन में अपन। तो यहाँ पर क्या पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, I1 × 10, है ना, तो 10I1, बट किस में, माइनस में। फिर यहाँ पहुँचे, अब यहाँ से यहाँ आए, फिर से आप करंट के डायरेक्शन में ही हो, तो 5I3 माइनस में आएगा। फिर यहाँ पहुँचे, यहाँ से फिर यहाँ गए, आप इधर जा रहे हो, करंट सामने से आ रहा है, तो इस बार 5 × I2 ये कैसे लोगे आप, प्लस में लोगे। फिर घूम के यहाँ पहुँच गए, तो बचा क्या, 0, है ना। इसको थोड़ा सा अरेंज करें अगर अच्छे से, तो देखो 5 कॉमन ले लेते हैं अपन, -5 कॉमन ले लेते हैं, है ना। -5 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ क्या बचेगा, 2I1 + I3 - I2 = 0। ये -5 आ जाके छूमंतर हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, 2I1 + I3 + -I2। इसको ना मैं साइड में लिख के रख देता हूँ, काम लगेगा बार बार, ठीक है। क्या है मेरा, 2I1 + I3 - I2, तो -I2 + I3 = 0। ये मेरी एक इक्वेशन साइड में लिख के रख दी मैंने। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे दूसरी इक्वेशन भी तो चाहिए। डस्टर कहाँ है। फिर अब मैं ये वाला लूप ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, इसमें भी मैं ऐसे ही घूम लेता हूँ, ठीक है, यूँ। तो चलो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सपोज बी से स्टार्ट करते हुए घूम के फिर बी पे आते हैं, ठीक है। तो बी से आप इस तरफ जा रहे हो, तो ये I1 - I3 के डायरेक्शन में जा रहे हो आप, है ना, तो लिखोगे 5 × I1 - I3, लेकिन आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, है ना। फिर देखें अगर कि यहाँ पहुँचे, इसके बाद अपन यहाँ से जाने वाले हैं इस तरह से, तो अपन ऐसे जा रहे हैं और करंट सामने से आ रहा है ना, ओके। तो करंट जितना आ रहा है वो तो 10 से मल्टीप्लाई होगा ही, तो 10 × कितना करंट है भाई इस ब्रांच में, इस ब्रांच में करंट I2 + I3, तो 10 × I2 + I3, और प्लस में होगा कि माइनस में होगा, कैसे होगा, हम ऐसे आ रहे हैं, करंट हमारे सामने से जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये प्लस में आएगा, फाइन। फिर आप घूम के यहाँ पर आए, यहाँ से अब आप ऐसे जाने वाले हो ऊपर की तरफ, I3 नीचे आ रहा है, यानी कि आपके ऑपोजिट, तो प्लस में लोगे, है ना, प्लस में लोगे 5 × I3, है ना, दैट इज इक्वल टू फिर से 0। आप यहाँ पहुँच गए ना। अच्छा, अब इसको फिर से अपन अरेंज करें तो आएगा -5I1 + 5I3, माइनस प्लस हो जाएगा ना। अच्छा, फिर 10I2 + 10 × I3 + 5 × I3 = 0, राइट। अब देखो सारे I1 वाले, I2 वाले, I3 वाले सब एक साथ कर लो, तो I1 वाला ही अकेला ही है क्या यहाँ पर, अरे बेचारा अकेला ही है, चलो ठीक है, -5I1। I3 वाला कौन है भाई, एक ये रहा, एक ये रहा, ओहो बहुत सारे I3 हैं, तो 5 + 10 15 और +5 20, तो I3 20 है, ओके। I2 कितना है, सिर्फ 10 है, तो +10 I2, है ना, और ये +20 I3 है, = 0। अच्छा, अब इसमें से फिर से लग रहा है 5 कॉमन निकल जाएगा, क्या लगता है आपको, मुझे तो लग रहा है कि 5 कॉमन निकल जाएगा, निकाल लो भाई 5 कॉमन। अरे -5 निकाल लें क्या, I1 पॉजिटिव करते हैं क्या, चलेगा क्या, तुम्हारी मर्जी भाई, करना है करो, मत करो, कोई बात नहीं है। चलो 5 ही कॉमन लेते हैं, तो कितना आएगा, ये -I1 + 2I2 + 4 × I3 एंड दैट इज = 0। तो ये 5 आ जाके छूमंतर, तो खाली बचेगा कितना, यहाँ लिख दूँ, -I1 + 2 × I2 + 4 × I3 = 0। ये है इक्वेशन नंबर 2। क्या ये आपको दिख रहा है स्क्रीन में, एक मिनट, हाँ दिख तो रहा है। अब इसको भी मिटा दूं मैं, ठीक है, उड़ाओ इसको भी। तीसरे वाले की तैयारी करते हैं अपन। तीसरा कहाँ से निकालेंगे अपन, क्यों तीसरी इक्वेशन की जरूरत है। अगर 2 ही वेरिएबल होते है ना तो 2 इक्वेशन से काम चल जाता, लेकिन यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, इसलिए हमको 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो तीसरी इक्वेशन मैं कहाँ से निकालूँ, कहाँ से निकालूँ तीसरी इक्वेशन। अच्छा चलो इसमें दौड़ा लेते हैं अपन, ये वाला क्या बोलते हो, ये वाला दौड़ा दें अपन, चलो यही कर लेते हैं अपन। तो देखो ये रहा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन ए से। फॉर लूप, कौन सा लूप ले रहे हैं अपन इस बार, फॉर लूप ए डी सी, फिर से ए डी सी, है ना, ए डी सी और फिर ए,
फिर देखो ए डी सी ए ऐसा भी तो आता है, लेकिन अगर मैं वो लिखता तो ए डी सी बी ए लिखता, राइट, पर नहीं लिख रहा, मैं खाली ये वाला लूप ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब बोलोगे इसमें एक आई भी आ जाएगा, आई मत यूज़ करना, ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। यहाँ चलो, यहाँ से अपन चलते हैं, ऐसे यूँ घुमा लिया मैंने, ठीक है, यूँ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया अपन ने, ऐसे गए यहाँ से यहाँ, तो क्या आया, I2 के साथ 5 आएगा, 5I2 प्लस में आएगा माइनस में आएगा, अपन और करंट सेम डायरेक्शन में तो माइनस, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे आए, यहाँ से अब ऐसे जा रहे हैं, करंट जा रहा है यूँ, हम भी जा रहे हैं यूँ, तो 10 के साथ I2 प्लस I3, 10 के साथ I2 प्लस I3, पर ये आएगा माइनस में, क्योंकि वी आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट। नाउ यहाँ पर आ गए अपन, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे, ओ सेल आया, सेल का नेगेटिव आया सामने, तो उसको प्लस में लिखेंगे। फिर यहाँ आए, अच्छा अपन भी ऐसे आ रहे हैं, करंट भी देखो ऐसे ही जा रहा था, करंट ऐसे ही गया है ना यहाँ से, है ना, पर करंट क्या था 10 टाइम्स आई, और आप सेम डायरेक्शन में तो -10 आई लगाओगे, अरे नहीं लगाओगे भाई, देखो I1 I2 I3 3 वेरिएबल ऑलरेडी ले रखा है तुमने, आई लगा दोगे 4 वेरिएबल हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, आई मत लिखो, आई को I1 प्लस I2 लिखो, कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, नहीं है ना भाई, आई तो I1 प्लस I2 है, समझ में आया, ओके। चलो फिर इसको फर्दर सॉल्व करें अपन, तो ये हो जाएगा -5 टाइम्स I2, ये हो जाएगा -10 I2 -10 I3 प्लस 10 -10 I1 -10 I2 दैट इज इक्वल टू 0। सारे I1 वाले एक साथ ले लेते हैं भाई, कितने I1 हैं, एक ही I1 है भाई, चलो यहाँ पे लिख लो -10 I1 को, I2 कितने हैं, -5 1 -10 2 और ये एक -10, तो -5 -10 -15 और फिर -10 तो -25 टाइम्स I2, और I3 कितना है भाई, एक ही है, ओके चलो -10 I3, और ये -10 हो जाएगा उधर जाकर, राइट, ये +10 वाला इसको उधर ले लो -10। पिछले वाले जितने भी इक्वेशन बनाए, 2 इक्वेशन देखो, उसमें कहीं भी नंबर नहीं आया था, कहीं भी सोर्स नहीं था ना EMF का, बैटरी नहीं थी, इसलिए देखो इसमें कहीं भी EMF नहीं दिख रहा है, इसमें एक बैटरी थी इसलिए उसका उधर शिफ्ट कर लिया, ओके। अब देखो यार ये तीनों माइनस दिख रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, है ना, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, अच्छा उसके साथ में एक और चीज़ कॉमन ले लेता हूँ जो कट सके, 5 निकाल लूँ क्या यहाँ से, 5 निकाल लेना अच्छा रहेगा, राइट, तो जाएगा कितना 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2I3 दैट इज इक्वल टू -10 है, ये माइनस माइनस उड़ेगा और 5 इसको उड़ा देगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो अगली इक्वेशन हो जाएगी तुम्हारी कितनी, यहीं लिख दूँ क्या, शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको, कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्लो छोटा सा लिख देता हूँ मैं, 2I1 प्लस 5I2, फिर मैं वापस ऊपर लिखने ही वाला हूँ तो आपको दिख जाएगी अगर ये नहीं दिख रही होगी तो, 2I3 इक्वल्स टू 2, 2I1 5I2 प्लस 2I3 इक्वल्स टू 2, फाइन, ओके, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब इसको भी मैं बिठा देता हूँ, ठीक है, तुम लिखते रहना भाई साहब, रुक रुक के लिखते रहना, ठीक है, तुम मत चूक जाना, ये पॉज करो लिख लो, क्योंकि मेरे पास तो ये आ गई ना सारी इक्वेशन अब, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया और उसको मिटा दिया, क्योंकि जगह की प्रॉब्लम, समझ रहे हो यार, क्या एक ही चीज़ बार बार बोलते हो यार, समझ में आता है जगह का प्रॉब्लम है इसलिए कर रहे हो, ओके। चलो तो पहले लिखते हैं अपन, क्या करेंगे अपन, ये 3 इक्वेशन वाली वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं, तो क्या करेंगे पता है, अपन कोई भी 2 इक्वेशन उठाएंगे, 2 इक्वेशन को उठाकर एक वेरिएबल उड़ाएंगे उसमें से, तो एक नई इक्वेशन मिलेगी जिसमें 2 वेरिएबल होंगे, फिर कोई दूसरी 2 इक्वेशन उठाएंगे, उनको भी सॉल्व करके एक वेरिएबल उसमें से उड़ा देंगे, तो वहां से भी 2 वेरिएबल वाली एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब 2 इक्वेशन मिल गई 2 वेरिएबल वाली, हो जाएगा काम। चलो तो वही करते हैं अपन, सबसे पहले ले रहा हूं मैं इक्वेशन 1 और 2, 2I1 माइनस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0, और दूसरी है -I1 प्लस 2I2 और प्लस 4I3 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ओके। तो इलिमिनेट कर लेते हैं अपन इसको, कैसे इलिमिनेट करेंगे, देखो ये I1 है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, है ना, -I1 था ना, इस पूरे इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा -2I1 प्लस 4I2 प्लस 8I3 दैट इज इक्वल टू 0, राइट, है ना। अब अपन को उड़ाना है तो ये तो माइनस में से इसलिए प्लस करेंगे तो ये उड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4I2 में से 1I2 चला गया, कितना है भाई 3I2, और इनको प्लस किया तो 8 और 1 कितना है भाई 9I3 आया, इक्वल्स टू 0, ओहो सॉरी I2 है, 3I2 प्लस 9I3 इक्वल्स टू 0, अच्छा तो 3I2, अच्छा इसमें 3 भी कॉमन ले लेते हैं अपन, तो कितना बचेगा
I2 प्लस 3 टाइम्स I3 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन मिल गई, इसको नाम दे दो A। ठीक है, अब अपन दूसरी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। कौन सी दो इक्वेशन? इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, -I1 प्लस 2 टाइम्स I2 लिख लो यहाँ पर, फ्रॉम 1 and 2, और ये फ्रॉम 2 and 3। ठीक है, -I1 प्लस 2I2 प्लस 4I3 इक्वल्स टू 0, और दूसरी वाली क्या है हमारी? 2I1 प्लस 5 टाइम्स I2 प्लस 2 टाइम्स I3 इक्वल्स टू 2। ठीक है, एलिमिनेट करना है अपन को। क्या करें, ऊपर वाले में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। ये 2I1 था तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से भी I1 ही उड़ेगा, तो I2 I3 के फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ I2 I3 है ना, तो यहाँ भी I2 I3 रखो। फिर पता चला यहाँ पर तुमने I2 उड़ा दिया, यहाँ I2 उड़ाओगे तो इक्वेशन I1 और I3 के फॉर्म में मिलेगी। क्या मतलब है बेवकूफ़ी करने का? तो यहाँ आपने I1 उड़ाया है तो इसमें भी I1 उड़ाओ। अगर आप चाहो तो इसमें I2 उड़ाओ, फिर इसमें भी I2 उड़ाओ, दोनों में सेम वेरिएबल उड़ाना। ठीक है, नहीं तो फिर तकलीफ। चलो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा? -2I1 प्लस 4 टाइम्स I2 प्लस 8 टाइम्स I3 बराबर 0। राइट, फिर देखो ये वाली इसको ऐसे ही लिख देंगे, इसमें तो कोई था ही नहीं, सेम टू सेम रहेगा। 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2 टाइम्स I3 इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा एक माइनस प्लस है ना, एक माइनस एक प्लस है, तो डायरेक्टली ऐड करेंगे अपन, ऐड से काम चलेगा, है ना। ये गया 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका? 9 टाइम्स I2, ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस 2 टाइम्स 10 I3, और ये हो जाएगा कितना? 2। ओके, तो ये मिल गई आपको एक दूसरी इक्वेशन, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर B। अब क्या करेंगे, A और B को अपन सॉल्व करेंगे। किया ही मेहनत इसलिए था अपन ने, तो यहाँ से I2 की वैल्यू ले लो, इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, तो फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3I3 हो जाएगी क्या? तो जहाँ I2 है वहाँ लिख दो -3I3। ओके, प्लस 10I3 था एंड दैट इज इक्वल टू 2 था। ये कितना हो जाएगा आपका? -27 टाइम्स I3 प्लस 10 टाइम्स I3 इक्वल टू 2। तो ये कितना हो जाएगा? -27 प्लस 10 यानी कि -17 I3 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से I3 मिलता है -2/17 एम्पियर। I3 की वैल्यू मिल गई, माइनस में मिल रही है। माइनस में मिलने का मतलब क्या हुआ कि आपने जो I3 का डायरेक्शन चुना है, ठीक है, उसके उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है ना। आपने I3 ऐसे लिया है ना, नीचे आता हुआ करंट लिया है आपने। आंसर माइनस आने का मतलब होगा करंट ऊपर जा रहा है, समझ में आया? तो माइनस आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि रॉन्ग है। क्लियर है? ओके, अब इसको साइड में लिख के रख लेते हैं अपन, ये बहुत काम की चीज़ है। अलग कलर से लिख देता हूँ मैं इसको। I3 की वैल्यू अपन को मिल चुकी है, कितनी मिली है भाई? -2/17 एम्पियर। ओके, इसको मैं मिटा दूँ? तुम्हारे पास तो लिखी रहेगी भाई नोटबुक में, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मेरे पास तकलीफ है ना। ओहो ओहो ओहो, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। अब देखो आपको I3 मिल गया है, तो अब या तो A या तो B, किसी भी एक इक्वेशन में से आप I2 निकाल सकते हो। चलो मैं A ले लेता हूँ। फ्रॉम A I2 कितना था आपका? -3 टाइम्स I3 था ना, तो -3 टाइम्स I3 कितना आया है आपका? -2/17 आया है ना, तो माइनस माइनस उड़ जाएगा और कितना आएगा? ये 6/17 I2 आ गया आपका। ठीक है, I2 भी मिल गया। अब ये मिटा देते हैं पूरा। अच्छा मुझे बीच में याद आ गया, वरना नहीं मिटा देता तो फिर थोड़ा सा तकलीफ होता ना, ढूंढना पड़ता मेरे को। ओके, तुम्हारे पास तो लिखा रहता है भाई। ओके, I2 मिल गया, I3 मिल गया, अब I1 मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? ये 3 इक्वेशन रखी है, किसी में भी वैल्यू डाल दो। चलो पहली इक्वेशन ले लेते हैं अपन, फ्रॉम 1, ठीक है, 1 2 टाइम्स I1 तो चाहिए मुझे। ओके, माइनस I2 की वैल्यू कितनी है? 6/17 प्लस I3 की वैल्यू कितनी है? -2/17, दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 2I1, दिस विल बी माइनस ना, -6/17 और ये -2/17, यानी कि मैं लिख दूं -8/17, दैट इज इक्वल टू 0। सो 2I1 हो जाएगा 8/17, सो I1 हो जाएगा मेरा 4/17। तो आपको I1 मिल गया, I2 मिल गया, I3 मिल गया, है ना। तो हो गया क्या काम आपका? हाँ, नॉर्मली इस तरह से हमारा काम हो तो जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको ये नहीं पूछा था। हमको पूछा था हर ब्रांच का करंट बताओ, ठीक है, यानी कि AB ब्रांच का करंट बताओ, BC ब्रांच का बताओ, CD ब्रांच का बताओ, AD ब्रांच का बताओ, और सेल से कितना निकला वो भी बता दो। ठीक है, तो सारे करंट बताने अपन को, तो अपन AB ब्रांच का करंट बताएंगे। ठीक है, करंट इन AB ब्रांच। कहाँ है भाई AB ब्रांच? ये रही AB ब्रांच। AB ब्रांच में कितना करंट है? I1। तो IAB आपका I1 ही तो है ना। कितना है I1?
ये रहा 4/17 एम्पियर, गजब। फिर करंट इन कौन सा ब्रांच, सपोज BC ब्रांच ले रहे हैं अपन, BC ब्रांच का करंट, तो BC ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 माइनस I3, यानी IBC हो जाएगा आपका कितना, I1 माइनस I3। व्हाट इज I1? I1 इज 4/17 माइनस व्हाट इज I3? I3 इज माइनस 2/17, सो दिस विल बी 6/17, राइट, माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके, IBC मिल गया मुझे। देन करंट इन CD ब्रांच, करंट इन CD ब्रांच, CD ब्रांच में कितना करंट है, ये वाला ना, I2 प्लस I3, राइट, तो ICD कितना है तुम्हारा, I2 प्लस I3 है। I2 कितना है भाई, I2 है 6/17 और I3 कितना है तुम्हारा, माइनस 2/17 है ना, माइनस 2/17, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 4/17, यह आ गया आपका ICD, ठीक है। फिर IDA भी निकालो, IDA ब्रांच यानी करंट इन DA ब्रांच, करंट इन DA ब्रांच थोड़ा सा गंदा होगा, प्लीज़ कोऑपरेट। IDA होगा कितना हमारा, IDA कौन सा है, D से A में I2 ही है ना, ओके, वो I2 ही है, उसकी वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू, अरे कहाँ हो जाती है भाई बार बार, ये 6/17 एम्पियर, सब एम्पियर है, यूनिट लगाने मत भूल जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ओके। तो ये ब्रांचेस का हो गया और मेन करंट भी तो रह गया हमारा, ठीक है। नेट करंट I पूरे सर्किट का, नेट करंट ऑफ सर्किट I कितना है, I हमारा I1 प्लस I2 है ना, अच्छा, तो I1 प्लस I2 यानी कितना, I1 कितना है आपका, I1 था आपका 4/17 और I2 था आपका कितना 6/17, तो टोटल हो गया आपका 10/17। क्या सारे ब्रांच के मिल गए, नहीं, अभी भी एक ब्रांच बचा हुआ है शायद, ये वाला BD ब्रांच, ठीक है, तो वो मैंने पहले नहीं लिखा, पहले ही लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि मार्क्स काट लेंगे आपके, ठीक है, पर सीक्वेंस चल रहा था इसलिए चलो कोई बात नहीं। IBD कितना होगा आपका, IBD यानी I3 तो है, यानी कि कितना, माइनस 2/17 एम्पियर, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3.9। क्वेश्चन नंबर 3.10 की तरफ। 3.10 में क्या बोला है, इन अ मीटर ब्रिज इन फिगर 3.27, पीछे फिगर है यार टेक्स्ट बुक में, उस मीटर ब्रिज में क्या बोला, द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए एंड से। अरे यार मीटर ब्रिज बना लेते हैं ना अपन छोटा सा, ऐसा था ना कुछ, ऐसा है ना, फिर ऐसा, ये भी ऐसे है ना, यहाँ पर ऐसा वायर लगा रहता है ना, फिर यहाँ से बीच में से गैल्वेनोमीटर, जॉकी, है ना, ठीक है, ऐसे ही था ना, ओके। तो बैलेंस पॉइंट आपको कितने पर मिला हुआ है, 39.5 सेंटीमीटर, ये A था, ये B था, तो यहाँ से 39.5 सेंटीमीटर दूर, यानी आपका L है 39.5। कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 3.10। अच्छा, तो आपको स्मॉल L दिया हुआ है 39.5 सेंटीमीटर, ओके। फ्रॉम एंड ए व्हेन द रजिस्टर Y इज 12.5 ओम, हमने ना RS के हिसाब से पढ़ा था, राइट, पर यहाँ XY के हिसाब से दिया, तो इसको X लेना है, इसको Y लेना है, ठीक है, इसी तरह से ये होगा। तो Y की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी, 12.5 ओम। फिर क्या बोला है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ X, ये X की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। Why आर द कनेक्शंस बिटवीन रजिस्टर्स इन अ व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स, ये जो कॉपर स्ट्रिप्स से कनेक्शन किए गए हैं ना, ये पूछा है कि क्यों ऐसे कॉपर स्ट्रिप्स से कनेक्शन किए जाते हैं। तो पहले अपन X की वैल्यू तो निकालें, कैसे मिलेगा अपन को भाई, अरे यार मीटर ब्रिज का अपन ने प्रिंसिपल पूरा डिस्कस किया हुआ है ना, दिस अपॉन दिस X/Y इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ये लेंथ अपॉन वो लेंथ, अरे वो लेंथ कैसे मिलता है, तो ये L अपॉन 100 माइनस L से तो मिलता है ना, तो X/Y ये हो गया आपका 39.5, तो ये हो जाएगा नीचे वाला 100 माइनस 39.5, बहुत ईजी है, तो X इक्वल्स टू Y इंटू 39.5 अपॉन
100 माइनस 39 कितना होता है, 100 माइनस 40 कितना होता है 60, और 0.5 और दे दो इसको तो 60.5, ठीक है। अच्छा y की वैल्यू कितनी है आपकी 12.5, तो 12.5 इंटू 39.5 अपॉन 60.5, अरे यार पॉइंट हटाओ, इसका पॉइंट हटाओगे 605 हो जाएगा, ऊपर हो गया 10, इसका पॉइंट हटाओगे 395 हो जाएगा, नीचे हो गया 10, उड़ा दो इन दोनों को, छोड़ो। ओके, अब इन सबको सॉल्व कर लो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। मैं नहीं कर रहा, मैं क्यों नहीं कर रहा पता है, देखो एक तो करने में टाइम जाएगा, ठीक है, पॉइंट वाले कैलकुलेशन है। दूसरा एक प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत आंसर में इधर उधर हो जाए, ठीक है, तो आप इसको खुद से एक बार सॉल्व करना और फिर कैलकुलेटर से एक बार चेक करना, ठीक है, क्योंकि इस आंसर में ना थोड़ा सा एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, ठीक है। किसी का इसका जहां तक मुझे याद है आंसर 8.1 8.2 ऐसे दोनों के बीच में कुछ वैल्यू आती है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा इशू हो सकता है, तो आप आराम से उसको कैलकुलेट करना, ठीक है, तो इसलिए मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। अच्छा, फिर इसमें जो आगे का पोर्शन है वो डिस्कस कर लेते हैं कि बोला है कि जो कनेक्शंस होते हैं ये मेटल के कॉपर के स्ट्रिप के क्यों होते हैं, ठीक है, तो कनेक्शंस आर मेड ऑफ कॉपर स्ट्रिप बिकॉज कनेक्शंस आर मेड ऑफ कॉपर स्ट्रिप टू रिड्यूस और effect of resistance due to connections आप अगर किसी और तरीके से करोगे, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि उस कनेक्टर का रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा सर्किट में। तो आप कॉपर स्ट्रिप के रेजिस्टेंसेस मतलब कॉपर स्ट्रिप के कनेक्शंस करते हो, क्योंकि कॉपर स्ट्रिप के कनेक्शंस करने से क्या होगा कि देखो कॉपर की स्ट्रिप है, ठीक है, चौड़ी पट्टियां होती हैं, तो इनका जो क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ज़्यादा होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होता है, क्यों, R इज ρl बाई A, ठीक है, तो इसलिए स्ट्रिप्स यूज की जाती हैं कॉपर की ताकि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया जा सके, और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने से ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, किसका, कॉपर स्ट्रिप्स का जो कनेक्शन करवा रहे हैं, तो कनेक्शन का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, तो जो ओवरऑल आपका वायर है या ये सब है ना, इनके रेजिस्टेंस में आपके कनेक्शन के रेजिस्टेंसेस ऐड नहीं होंगे, और वो ऐड नहीं होंगे तो इसके रिजल्ट पर वेरिएशंस नहीं आएंगे, ठीक है। अगर कुछ और कनेक्शन करते हो तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, कनेक्शन की वजह से इश्यूज हो सकते हैं। ओके, फिर इसमें सेकंड बोला है डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। अगर आप एक्स और वाई की वैल्यूज को इंटरचेंज कर दो तो बैलेंस पॉइंट में क्या फर्क पड़ेगा वो निकालना है आपको। तो उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए करेंगे ये कि क्या होगा, इस बार y ऊपर आ जाएगा और x आपका नीचे आ जाएगा, है ना, यही होगा ना, इंटरचेंज कर दिया आपने, और आपको क्या चाहिए, बैलेंस पॉइंट चाहिए, यानी कि फिर से फॉर्मूला L/100 माइनस L ही यूज करोगे। आपको x यहां सॉल्व करके मिलने वाला है, ठीक है, y आपको पहले से दे रखा हुआ है, तो ये y और x डालो, इनको सॉल्व करके यहां से L की वैल्यू निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इससे आपको L मिल जाएगा। क्लियर है। अच्छा, फिर थर्ड क्या बोला है, सी व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। अगर आपने सेल और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पर सेल होता है पता है ना, मैंने वो पूरा नहीं बनाया, यहाँ पर एक सेल लगा रहता है, ठीक है, जो यहाँ करंट सप्लाई करता है अपन उसके हिसाब से, तो यहाँ पर IR के हिसाब से तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं, है ना। तो बोला कि ये सेल को यहाँ गैल्वेनोमीटर की जगह लगा दो और ये गैल्वेनोमीटर को सेल की जगह लगा दो, तो क्या फर्क पड़ेगा, तंबुरा फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो यहाँ से, यानी कि जब गैल्वेनोमीटर यहाँ आ जाएगा, राइट, यहाँ पर सेल आ जाएगा आपका, ठीक है, ऐसा आपका यहाँ पर सेल आ गया और यहाँ पर आपने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ पर भी नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा ब्रिज जब बैलेंस है तो, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, ठीक है, तो इतना लिख देना आपको, ठीक है, कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा ब्रिज बैलेंस्ड जब रहेगा तब, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलो इसको मिटा देते हैं, अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 3.11 कहाँ है भाई, आजा। स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during charging? What is the purpose of having series resistor in charging circuit? तो एक आपकी बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 0.5 ओम, और ये कितने वोल्ट की बैटरी है आपकी, 8 वोल्ट की। बोला है कि इसको ना चार्ज कर रहे हैं हम एक 120 वोल्ट डीसी सप्लाई से, ठीक है,
एक दूसरा डीसी सप्लाई हमारा, ठीक है, उसका पोटेंशियल है 120 वोल्ट, इसका ईएमएफ है 8 वोल्ट। ओके, इस चार्ज बाय 120 वोल्ट डीसी सप्लाई यूजिंग अ सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ओम। इसने भी एक रजिस्टर यूज किया हुआ है आगे 15.5 ओम का, ठीक है, और इसकी मदद से इसको चार्ज किया जा रहा है। ये बैटरी इसको चार्ज कर रही है इस सेल को, ठीक है। अच्छा, तो क्या क्या पूछा है, जब चार्ज हो रहा होगा तब इस सेल का या इस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज चाहिए आपको, और पूछा है कि ये जो सीरीज में रजिस्टर यूज किया गया है इसका काम क्या है। बहुत काम का रजिस्टर है भाई, ठीक है। ये क्या कर रहे हो आप, सेल की चार्जिंग कर रहे हो। कैसे चार्जिंग कर रहे हो, जब आप एक सेल को उससे ज्यादा ईएमएफ वाले सेल से कनेक्ट कर देते हो, ठीक है। कैसे, देखो इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, इसका नेगेटिव इसका नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, तो होगा क्या, देखो ये इधर करंट भेजना चाहता है और ये भाई साहब इधर करंट भेजना चाहते हैं, ठीक है। कौन ज्यादा करंट भेजेगा, ये ज्यादा करंट भेजेगा, है ना। इसका करंट कम होगा, इसका करंट ज्यादा होगा, तो करंट यहां से पास होता हुआ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करंट निकल के जाएगा, तो ये जो आपका सेल है ये चार्ज होने लगेगा, ठीक है। इसके अंदर उल्टा रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन रिवर्स प्रोसेस में होंगे, ठीक है। तो आपका ये सेल चार्ज होने लगता है, हम यही कहते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में आप ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ोगे, ओके। फिलहाल जितना जानना है जैसा है मैंने बता दिया, ठीक है, कि ये क्या करेगा, इसको चार्ज करेगा, ओके। तो इस केस में क्या होगा कि यहां से एनर्जी का ट्रांसफर यहां हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जब नॉर्मली क्या होता है, एक आपने ऐसा एक सेल लगा रखा है और आपने इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया, तो उस केस में जब करंट निकलता है ना, तो ये बैटरी जो है ना एनर्जी स्पेंड करती है ना, एनर्जी स्पेंड करती है। तो इसके टर्मिनल्स के बीच में जो आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलता है वो क्या मिलता है, ईएमएफ माइनस IR, इतना लॉस मिलता है आपको, क्योंकि वो करंट इंटरनल रेजिस्टेंस से भी क्रॉस करके निकलता है। तो एप्सिलॉन माइनस IR का आपको लॉस होता है ना, क्योंकि जब वो चार्जेस मूव कर रहे हैं सेल के मटेरियल में, तो सेल का मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ठीक है। क्योंकि उनको जाना इस तरफ था, आप धक्का मार के इस तरफ ले जा रहे हो, है ना, तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये चार्जेस को तो उधर ही ढकेल रहा है ना जिधर उसको नॉर्मली जाना चाहिए था, है ना। मैंने आपको सेल का डिटेल में समझाया था, अगर आपने सेल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जिसने सेल वाला वीडियो देखा है उसको शायद समझ में आ रहा होगा कि देखो उसमें क्या हो रहा था। अपन ने देखा था ऐसे टर्मिनल्स बना रखे थे अपन ने, है ना, कि नॉर्मली मेरा जो चार्ज है उसको इधर जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा सॉरी, मान लो मेरे चार्ज को यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, ठीक है। पर जब सेल ऑपरेट होने लगता है, ठीक है, सेल ऑपरेट होने लगता है तो हम उसको धक्का मार के यहाँ ले जाते हैं, वो नेचुरल टेंडेंसी उसकी यहाँ जाने की है। इस वजह से क्या होता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है, यानी कि IR वैल्यू का हमारा पोटेंशियल ड्रॉप मिलता है हमको, है ना। लेकिन जब आपका सेल चार्ज हो रहा है तो नेचुरल टेंडेंसी आपके चार्ज की यहाँ जाने की है, और आपका ये जो सिस्टम है वो भी इसको इधर ही ढकेल रहा है, तो दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। तो ये आपका जो ड्रॉप मिल रहा था पिछली बार वो इस बार गेन में मिलेगा, ठीक है, आपका पोटेंशियल बढ़ के मिलेगा, ठीक है। तो इस बार जो टर्मिनल वोल्टेज है ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ सेल और बैटरी, चार्जिंग ऑफ अ सेल और अ बैटरी, टर्मिनल वोल्टेज VT इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस IR, E प्लस IR से मिलता है। क्लियर है, पक्का। अच्छा, तो EMF तो हमको पता है इसका 8 है, अब ये I कैसे मिलेगा। I मतलब इस सर्किट में टोटल करंट कितना है, देखो कुछ ये इधर से भेजना चाहता है और कुछ ये इधर से आएगा, तो कुछ कैंसल आउट होकर करंट मिलेगा, है ना। तो वो कैसे मिलेगा देख लेते हैं अपन। उसके लिए अपन करंट कैसे निकालेंगे, टोटल करंट। ये वाला जो सेल है ये 120 वोल्ट दे रहा है, ये सेल कितना दे रहा है, 8 वोल्ट दे रहा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट में दे रहे हैं ना, है ना, देखो दोनों अपोजिंग कंडीशन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो नेट ईएमएफ इन द सर्किट, नेट ईएमएफ इन सर्किट कितना हो जाएगा, दोनों अपोजिंग में, देखो दोनों का अगर सेम टर्मिनल ऐड कर दिया जाए मतलब आपने सेल्स को अपोजिंग कंडीशन में रखा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कंडीशन में है, तो आपका नेट ईएमएफ दोनों का माइनस होकर मिलेगा। तो नेट ईएमएफ कितना मिलेगा, 120 माइनस 8, तो कितना आएगा 112 वोल्ट, ये नेट ईएमएफ मिल गया आपका, ठीक है। नेट करंट कैसे मिलेगा आपको सर्किट का, I इन सर्किट, यहाँ लिख लो करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट I इज इक्वल्स टू नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो नेट ईएमएफ आपको मिल गया कितना, 112 वोल्ट अपॉन नेट रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा आपको, देखो ये वाला रेजिस्टेंस और ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है ना, तो दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस यानी कि कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो 112
कैपिटल आर कितना है आपका भाई 15.5 है, और स्मॉल आर कितना है आपका 0.5 है, तो टोटल हो गया 112/16 ना, 16 से 112 कटता है क्या, 16 6 96, 16 7 112, ठीक है। तो करंट कितना आ रहा है आपका 7 एम्पियर, नेट करंट आ गया 7 एम्पियर। अब इसको अपन ये वाले फॉर्मूले में डाल देते हैं, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज आपका हो जाएगा कितना, दिख रहा है क्या यार, एक तो ये बीच में ऐसा आ जा रहा है ना, ओके ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज आएगा आपका EMF प्लस IR, EMF कितना है आपका 8 प्लस I कितना है आपका, ओहो 7 एम्पियर, I कितना है 7 इंटू स्मॉल r कितना है आपका 0.5 ना, 0.5, तो हो जाएगा कितना 8 प्लस 7 5 35 होता है, तो 3.5 तो आएगा 11.5 वोल्ट, ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पूछा था कि ये जो सीरीज में रजिस्टर लगाया है आपने, इसका क्या ज़रूरत है, ठीक है। अगर मान लो ये नहीं होता, मान लो ये नहीं होता, उस केस में आप नेट करंट अगर निकालो, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ R, ठीक है। ये सारे लिखने के बाद, हाँ ये सारी चीज़ें लिख लो, पॉज कर लो, ठीक है, सब अच्छे से लिख लो, उसके बाद ये करो, इन एब्सेंस ऑफ कैपिटल R, I कितना हो जाएगा बताओ। नेट EMF आपका कितना है 112 है, ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस फिर कितना मिलता आपको 0.5 ही तो मिलता, ये तो रहता ही नहीं है ना, तो 0.5 के हिसाब से देखूँ मैं, तो 112/0.5 यानी कि 224 एम्पियर, कितना ज़्यादा करंट है, ठीक है। दिस करंट इज डेंजरस, दिस करंट इज डेंजरस एंड कैन डैमेज द सेल, तो ये सेल को डैमेज कर सकता है, इसलिए एक सीरीज में रजिस्टर लगाना पड़ता है ताकि यहां से जो करंट जा रहा है वो करंट कम जाए, सेल को डैमेज ना कर दे, सिर्फ इतना जाए कि सेल को चार्ज करे, या ना कि उसको उड़ाई दे, ठीक है, क्लियर है। इसलिए हम इसको यूज करते हैं आर को, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलो जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 3.12 ना, हाँ 3.12 क्या कहता है, पढ़ते हैं अपन कि इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ EMF 1.25 वोल्ट, एक सेल है जिसका EMF है 1.25 वोल्ट, कहा गया, गिव्स अ बैलेंस पॉइंट ऑफ 35 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर, बैलेंस पॉइंट देता है 35 सेंटीमीटर, 35.0 सेंटीमीटर। इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल एंड द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू 63 सेंटीमीटर, अच्छा इसको एक दूसरे सेल से रिप्लेस कर दिया हमने, इसको हटाया दूसरा सेल लगा दिया, अच्छा तो इसको E1 बोल दो, इसको L1 बोल दो, दूसरे सेल से हमने रिप्लेस कर दिया, तो बैलेंस पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो गया कहां पर 63 सेंटीमीटर पर। अब यहाँ ना बच्चों एक चीज ध्यान देना, यहाँ लिखा है कि बैलेंस पॉइंट शिफ्टेड टू 63.5 सेंटीमीटर, यानी कि नया जो बैलेंस पॉइंट है वो ये है। अगर सेम क्वेश्चन में इतना लिखा था कि बैलेंस पॉइंट शिफ्टेड बाय 12 सेंटीमीटर, शिफ्टेड बाय 12 सेंटीमीटर, बाय लिख दिया मतलब कि जितना था ना उसमें 12 और प्लस करके शिफ्ट हो गया, मतलब 35 + 12 यानी कि 47 सेंटीमीटर पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना, कई बार ऐसा पूछा जाता है, अपन को आदत है, टेक्स्ट बुक में अपन ने पढ़ा था यार, ऐसा था जो दिया था वही तो लिया था पूरा, तो अपन वही लगा के बैठ गए, है ना, और हो गया गलत, है ना, तो ये ध्यान देना कभी भी, ठीक है। अच्छा तो आपको सेकंड वाला EMF पता करना है, ठीक है, यही पूछा है ना, व्हाट इज द EMF ऑफ द सेकंड सेल, ओके। तो ये तो बहुत ही ईजी है, कंपैरिजन वाला हो गया EMF वाला, है ना। अपन ने पढ़ा था क्या, E2/E1 इक्वल्स टू L2/L1, तो आपका E2 कितना हो जाएगा L2/L1 इंटू E1, सारी वैल्यूज तो दी हुई हैं आपको भाई, L2 कितना है 63 है, L1 कितना है 35 है, और E1 कितना है 1.25 है। इनको सॉल्व कर लो यार, मैं नहीं करा रहा इसको, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3.13 जो कि नॉर्मल एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जाम्पल 3.1, अब एग्जाम्पल 3.1 छोड़ो, उसको जान दो कि नंबर डेंसिटी दिया हुआ है कॉपर कंडक्टर का कितना 8.5 इंटू 10⁻28, नंबर डेंसिटी 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। नंबर डेंसिटी आ जाए ना, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, और कंडक्टर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर हम वही इलेक्ट्रॉन से समझेंगे, ठीक है, ओके। दिया भी तो है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वायर 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड, एक वायर है 3 मीटर लंबा वायर, एक एंड से ड्रिफ्ट होकर दूसरे एंड तक जाने के लिए उसे टाइम कितना लगेगा ये पूछा है। एल कितना दिया है, आपके वायर का लेंथ दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है, ओके। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 2 × 10⁻⁻⁶, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है
2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर एंड इट्स कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। इसके अंदर करंट भी दे दिया आपको कि 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अच्छा इतना समझ में आ गया आपको कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है ना, एरिया दिया हुआ है। कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ पढ़ा है हमने? पढ़ा है कुछ NEVD वाला कुछ ऐसा पढ़ा है हमने? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन कुछ पढ़ा हमने, है ना? तो आपको पूछा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जाएगा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अरे भाई करंट कब फ्लो करता है? जब आप दोनों एंड्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हो कंडक्टर के अंदर, है ना? तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करना बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना बोलो, ठीक है। लेकिन जहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का केस हमने पढ़ा था वहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म से समझा था, राइट? फिर आगे पोटेंशियल के फॉर्म में भी समझा हुआ है, ओके छोड़ो उसको। तो इतना पता है कि हम दो एंड्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ जाएंगे, करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगी होगी, यानी कि ड्रिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट होगा, ड्रिफ्ट होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेफिनेटली आएगा पिक्चर में, है ना? पक्का ना? अच्छा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा, अपन को चाहिए क्या? टाइम, कि ये यहां से वहां जाएगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता कैसा है? कांस्टेंट स्पीड होता है कि वेरिएबल स्पीड होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है ना सबका, यानी कि अपन उसको कांस्टेंट ही लेते हैं ना। मतलब गला फाड़ फाड़ के मैंने वो वीडियो में बोला था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कांस्टेंट लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कांस्टेंट लेते हैं। तो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट चीज है, ठीक है। आपको L डिस्टेंस ट्रेवल करना है, कितने टाइम में? T टाइम में, है ना। एक कांस्टेंट स्पीड से अगर डिस्टेंस ट्रेवल होता है तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा आपका, है ना? पक्का ना? अच्छा, तो ये है आपका मेन फॉर्मूला। इसमें से आपको L दिया हुआ है, आपको VD चाहिए, VD मिल गया तो काम हो जाएगा। मेन तो T फाइंड करना है ना अपन को, तो L दिया हुआ है, VD मिल गया तो काम हो जाएगा। तो VD फाइंड करते हैं। VD कैसे फाइंड करेंगे भाई? इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। VD कैसे फाइंड करेंगे? A दिया हुआ है, I दिया हुआ है, N दिया हुआ है। आपके पास रिलेशन है क्या? I, A, VD ये सबका? मुझे याद है कि मैं कौन हूँ? कैप्टन अमेरिका। बताया था ना मैंने, मैं कैप्टन अमेरिका हूँ। आप अपने आप को भी समझ लो, मैं खाली नहीं, तुम भी हो कैप्टन अमेरिका। वो कैप्टन अमेरिका वाला जो बंदा है उसका रियल नाम क्या है? क्रिस इवांस, ईवान, याद आया? EVDAN, इवान, है ना? ये VD तो नीचे है, सब्सक्रिप्ट में है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए वैसे? VD चाहिए ना, तो आपका VD कितना हो जाएगा? I/EA स्मॉल n, है ना? पक्का ना? तो I की वैल्यू कितनी दी? अच्छा सब साथ में ले लो ना यार, ये मिल गया आपको VD। तो ये पुटिंग दिस इन 1, ठीक है, 1 में डाल देते हैं इसको अपन। तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा? L/VD, और VD कितना आपका? I/, ये तो ये वाला पूरा ऊपर चला जाएगा, है ना? तो L कितना आपका भाई? L 3 मीटर है। E कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। A कितना है भाई आपका? 2 × 10⁻⁻6। और स्मॉल n, अच्छा थोड़ा साइड से लिखते हैं, शायद ना दिखे आपको, इसलिए इसको थोड़ा साइड से लिखता हूँ मैं। T इज इक्वल टू L है 3, E 1.6 × 10⁻⁻19, A है हमारा 2 × 10⁻⁻6, और स्मॉल n है 8.5 × 10⁻28, और नीचे I है, I कितना है? 3। तो ये 3 और 3 तो ऐसे ही उड़ गया सिंपली, है ना? अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर दो सबको, और पहले तो पावर देख लेते हैं अपन, ये माइनस और ये प्लस। तो -19 और -6, है ना? -25 और +28, तो 10⁻3। अब ये 1.6 है, ये 2 है, और ये 8.5 है। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा कितना? 17 हो जाएगा, ठीक है। और उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1.6। ये तो बहुत आसान है इसलिए मैं करके दे रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाने वाला है। तो 17 10s are 170, है ना? एंड 17 6 are 17 5s are 85, तो 17 6 are 102 होता है ना? पक्का ना? अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 2 7 2 272, तो 2.72 × 10⁻3, नहीं 27.2, तो लिखो फर्दर 2.72 × 10⁻4 सेकेंड्स, ठीक है। इतना टाइम में इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा। देख रहे हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी स्लो होती है, कितनी कम होती है ना? मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एवरेज यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए इतना टाइम लगता है ना? पर फिर भी करंट तुरंत सेटअप हो जाता है ना? सारा खेल इलेक्ट्रिक फील्ड का,
ठीक है, सारा खेल इलेक्ट्रिक फील्ड का है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है ना, एक साथ सारे इलेक्ट्रॉन पर लगती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगी फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर करके आ जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ सब जगह लग गई तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन निकलना चालू ही हो गया ना, यहाँ सब जगह से इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलना चालू हो जाते हैं, ठीक है। वैसे करंट सेटअप होता है, वो बात की चीज़ है। तो फिलहाल यहाँ पर न्यूमेरिकल हमारा खत्म होता है। नया टॉपिक, नया वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।